हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पेडागोजी के टेस्ट देखने वाले हैं। ठीक है, पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और आप इस सेशन को टेस्ट की तरह लेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो सब एक पेडागोजी का एक टेस्ट देंगे और ये देखेंगे कि अगर आज की स्थिति में अगर एग्ज़ाम हो जाती है तो आप लोग के कितने नंबर आने के चांसेस हैं। आपकी तैयारी अभी जितनी भी है उसी तैयारी के साथ आप लोग इसमें बताए गए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। ठीक है, तो देख लीजिए अगर आज एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आपके कितने नंबर आते हैं ये इसमें देखने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन इस सेशन में करेंगे वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को नेगलेक्ट मत कीजिएगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी पेडागोजी पूछी जाती है सबके लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सेशन कारगर है। और ख़ासकर जो EMRS के कैंडिडेट हैं, जो EMRS की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए विशेष रूप से, क्योंकि ये उन्हीं के सिलेबस के हिसाब से जो है बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोग देख लीजिए कि अगर आप लोग EMRS TGT इंग्लिश, TGT हिंदी या फिर TGT SST यानी कि सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं तो आप भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं और ये परीक्षा ऐप के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है और इसका कॉस्ट जो है 299 रुपीज़ है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, 299 रुपीज़ इसका परचेज कॉस्ट है। लेकिन अगर आप लोग चालाक 50 मेरे इस रेफरल कोड का यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, चालाक 50 का यूज़ करेंगे तो पूरे 50% का डिस्काउंट आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 149 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान याद रखिएगा चालाक 50 मेरा रेफरल कोड है, इसका यूज़ करने पर ही आपको पूरे 50% का डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके बीच आपका रैंक पता चल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग सोशल साइंस का जो टेस्ट सीरीज़ परचेस करते हैं तो मान लीजिए कि अगर सोशल साइंस में 100 कैंडिडेट्स ने वो पेपर जो है अटैम्प्ट किया हुआ है या 100 कैंडिडेट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उन 100 कैंडिडेट्स के बीच में आपकी रैंकिंग पता चलेगी कि उन 100 कैंडिडेट्स के बीच में आप कितने ऊपर हैं। ठीक है, या आपकी योग्यता क्या है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को और भी बेटर कर सकते हैं। तो ये जो परीक्षा ऐप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग प्ले स्टोर से भी इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा चालाक 50 रेफरल कोड का यूज़ करने पर ही आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी एक तरह से लेंदी होते हैं। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें नहीं आता, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं जिनको पढ़ने से दिमाग घूम जाता है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी शिक्षक की कक्षा में कम से मध्यम, ध्यान दीजिएगा, कम से मध्यम विकलांगता वाले छात्र हैं तो मानक प्रक्रियाओं के अनुसार उस शिक्षक को न्यूनतम कितने दिनों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। यदि किसी शिक्षक की कक्षा में कम से मध्यम कहने का मतलब लो टू मॉडरेट विकलांगता वाले छात्र हैं तो मानक प्रक्रियाओं के अनुसार उस शिक्षक को न्यूनतम कितने दिनों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। ऑप्शन है आपके 1 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह, निरंतर जारी रहेगा उनका प्रशिक्षण, या फिर 1 साल का प्रशिक्षण उन्हें न्यूनतम दिया जाता है। ये पूछ रहा है इसमें न्यूनतम कितना प्रशिक्षण उनको देना चाहिए, कि अगर किसी शिक्षक के क्लास में कम से मध्यम विकलांगता वाले छात्र हैं तो उनको कितना प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है कम से कम। ठीक है, तो चारों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 से 2 सप्ताह। ठीक है, ये क्या है, ये जो है मानक प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें 1 से 2 सप्ताह की प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आप अपना आंसर देते चलिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ADHD का संकेताक्षर का पूरा रूप क्या है। ठीक है, ADHD आप लोगों ने सुना हुआ होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन ADHD। ADHD का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑल डाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर वेंटिलेटिंग डिसऑर्डर, या फिर अटेंटिव डिज़ाइन हैंड डिसऑर्डर।
ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं आपको सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लोग उससे घबराइएगा मत, क्योंकि इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ADHD का यही मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट, यानी कि जो भी स्टूडेंट जो ADHD स्टूडेंट होता है, ठीक है, उसको क्या होता है कि वो अटेंशन नहीं रख पाता है, वो किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं दे पाता है, वो हाइपर एक्टिव होता है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा ही वो एक्टिव होता है, उसकी एक्टिविटी इधर उधर, वो हाथ पैर इधर उधर मारने लगता है बैठे बैठे, ठीक है, तुरंत बोर हो जाता है, किसी को कुछ कहता है, कभी कागज़ फेंकेगा किसी की तरफ, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही वो एक्टिव होता है, तो इस वजह से उसका ध्यान नहीं लगता है पढ़ाई में, ये होता है ADHD, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है उसकी सफलता किस पर आधारित होती है? एकीकृत शिक्षण की सफलता किस पर आधारित होती है? ऑप्शन है आपके समाज का समर्थन, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता, पढ़ाई ज्ञान के साधनों का उत्कृष्ट दर्जा, या फिर शिक्षकों के रवैये में बदलाव। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा समाज का समर्थन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एकीकृत शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? समाज के समर्थन पर। जब तक समाज का पूरा समर्थन नहीं होगा, सपोर्ट ऑफ सोसाइटी नहीं होगी, तो एकीकृत शिक्षण सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है, यानी उस विकलांगता को क्या कहते हैं जो एक बालक की हस्तलेख यानी कि उसकी जो हाथ से लिखने की योग्यता है और उसकी जो सूक्ष्म प्रेरक कौशल है वो प्रभावित होती है, वो कौन सी विकलांगता है? डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट ए चाइल्ड्स हैंड राइटिंग एबिलिटी एंड फाइन मोटर स्किल। ठीक है, सूक्ष्म प्रेरक कौशल को क्या कहते हैं? फाइन मोटर स्किल। तो पेडागोजी में इंग्लिश वर्ड्स को आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश वर्ड जो होते हैं वो सेम रहते हैं पेडागोजी में, लेकिन हिंदी कभी कभी बदल जाता है। आप पढ़े कुछ और रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो क्वेश्चन में उसका हिंदी मीनिंग कुछ और ही लिखा होता है, लेकिन इंग्लिश नहीं बदलता। इस वजह से आप लोग इंग्लिश को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है आपके डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्टोनिया या फिर डिस्मॉर्फिया। ठीक है, तो वो कौन सी विकलांगता है जिससे फाइन मोटर स्किल प्रभावित होती है? फाइन मोटर स्किल आपको पता होगा, जैसे लिखने में जो स्किल की ज़रूरत पड़ती है वो फाइन मोटर स्किल है, छोटे छोटे कामों को करने में। ठीक है, जैसे कि हैंड राइटिंग, ये होता है फाइन मोटर स्किल। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा यहाँ पर डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है, विकलांगता है, लिखने से संबंधित एक अक्षमता है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी है डिस्ग्राफिया, और यही जो है हस्तलेख से रिलेटेड है, यानी हैंड राइटिंग या फिर फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड डिस्ग्राफिया ही होता है। ये होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। छात्रों के अर्जित ज्ञान यानी एक्वायर्ड नॉलेज की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि कौन सी है? द मेथड यूज टू चेक द एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट इज। ऑप्शन है आपके परीक्षण विधि, प्रयोजन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या फिर निरीक्षण विधि। ठीक है, इंग्लिश वाले भी अपना ऑप्शन देख लीजिएगा। तो छात्रों का जो अर्जित ज्ञान होता है, एक्वायर्ड नॉलेज होता है, उसकी जांच करने की विधि कौन सी है? यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परीक्षण विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, परीक्षण विधि यानी कि टेस्ट मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अध्यापक द्वारा बच्चे के सक्रिय व्यवहार का अनवरत वर्णन है। अनवरत वर्णन क्या कहलाता है? ए कंटिन्यूअस डिस्क्रिप्टिव ऑफ द चाइल्ड्स एक्टिव बिहेवियर बाय द टीचर इज। ऑप्शन है आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जीवनी, साक्षात्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है जो अध्यापक के द्वारा बच्चे के सक्रिय व्यवहार को रिकॉर्ड किया जाता है? अनवरत। अनवरत किसको कहते हैं? कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस होता है उसको अनवरत कहते हैं। तो जो कंटिन्यू तरीके से जो एक स्टूडेंट का व्यवहार का वर्णन किया जाता है कि टीचर के द्वारा रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑप्शन है आपके इससे बच्चों को लिखित कार्य करने की आदत पड़ जाती है,
ऑप्शन बी है इसमें बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों के कार्य को एक जगह संकलित करना प्रमुख उद्देश्य है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है इससे शिक्षक के समय की बचत होती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलती है। जो पोर्टफोलियो होता है जो जिसमें बच्चों का रिकॉर्ड इस तरह से रखा जाता है कि बच्चों की जो क्रमिक प्रगति होती है, क्रम से जो प्रगति बच्चों की होती है उसके बारे में पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि इसमें जितने भी आंसर चूज़ किए गए हैं, जितने भी आंसर यहाँ पर लिए गए हैं, उनको लेते समय बहुत ही सावधानी बरती गई है। लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी। तो ये आपकी एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गई कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी, ठीक है। एनईपी 2020 में इस बारे में कहा गया है। ऑप्शन है आपके मातृभाषा, ठीक है, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर बी है हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा। ऑप्शन नंबर सी है हिंदी, फ्रेंच, संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी है हिंदी, मातृभाषा, विदेशी भाषा। क्वेश्चन देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन विच लैंग्वेज विल एजुकेशन अप टू क्लास 5B। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मातृभाषा में, ठीक है, मातृभाषा और स्थानीय भाषा में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मातृभाषा और स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा जिसको कह सकते हैं। तो मातृभाषा और स्थानीय भाषा में ही कक्षा 5वीं तक की शिक्षा तय की जाएगी किसी भी जगह पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 योगात्मक या समेटिव मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है। योगात्मक मूल्यांकन ये आपका इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाउ इज समेटिव एजुकेशन डिफाइंड। ऑप्शन है कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन। ऑप्शन बी है छात्रों को यह बताना कि उन्हें कैसा प्रदर्शन करना है। ऑप्शन सी है एक प्रभावी तरीके से पढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में। या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दीजिए अपना। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश देने के बाद छात्र के प्रदर्शन का मोल करने की प्रक्रिया के रूप में इसको परिभाषित किया गया है, किसको, योगात्मक समेटिव मूल्यांकन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 CCE प्रणाली के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। CCE आप लोग को पता होगा, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है आपके बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाता है, सामग्री के छोटे हिस्से पर लिखने की प्रगति की पहचान करता है, उपचारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है, या फिर गैर शिक्षण योजनाओं की पहचान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। तो जल्दी से अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाता है। चूँकि यहाँ पर नहीं है पूछा गया है कि CCE प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाता है। तो ये जो सेंटेंस रॉन्ग होगा, इस वजह से ये राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि CCE प्रणाली से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, इसीलिए CCE प्रणाली को एजुकेशन में अपनाया गया है। इस वजह से ये राइट आंसर होगा, क्योंकि इससे ये फर्क नहीं पड़ता है CCE से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चों की सहायता करते हैं। किस चीज़ में बच्चों की सहायता करते हैं? विद्यालयों को समाजीकरण का केंद्र क्यों माना जाता है? ये बच्चों में क्या बढ़ाने में मदद करते हैं? ऑप्शन है आपके नागरिकों के रूप में विकसित होने में, मूल्यों और परंपराओं को ग्रहण करने में, समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में, या फिर ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज को समझ सके। तो पेडागोजी में एक और चीज़ होता है कि देखने से कई सारे प्रश्नों के चारों ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन आपको सबसे उचित उत्तर देना है, सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपको देना होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में। तो समाजीकरण, इसी वजह से समाजीकरण का केंद्र विद्यालय को कहा जाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट में समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विद्यालयी पाठ्यचर्या का उद्देश्य होता है। विद्यालयी पाठ्यचर्या जो होता है, ठीक है, विद्यालयी पाठ्यचर्या का क्या उद्देश्य होता है?
द एम ऑफ द स्कूल करिकुलम इज। ऑप्शन है भारतीय शिक्षा को एकरूपता प्रदान करना, यानी जो पाठ्यचर्या होता है उसका क्या उद्देश्य होता है ये आपको बताना है। भारतीय शिक्षा को एकरूपता प्रदान करना, बच्चों को एक प्रभावी और अर्थपूर्ण जीवन यापन के लिए अपेक्षित कौशल प्रदान करना, बच्चों को संगठित अर्थपूर्ण शैक्षिक अनुभूतियां प्रदान करना, या फिर शैक्षिक उपलब्धि के मानक स्थापित करना। तो आंसर दीजिए अपना जल्दी से। यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बच्चों को संगठित अर्थपूर्ण शैक्षिक अनुभूतियां प्रदान करना, यानी कि टू प्रोवाइड द चाइल्ड विथ ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल एजुकेशनल एक्सपीरियंस। ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल, ऑर्गेनाइज्ड भी होना चाहिए वो जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो, और मीनिंगफुल भी होना चाहिए। तो ये प्रदान करने में बच्चों को सहायता करता है पाठ्यचर्या। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय क्या महत्वपूर्ण है? क्या चीज़ इन चारों में से क्या चीज़ महत्वपूर्ण है कक्षा 8 के लिए? वाइल प्रिपेयरिंग ए टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8 इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। ऑप्शन है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल होना चाहिए उसमें, या फिर विधागत विविधता होनी चाहिए, यानी कि हैव थीमेटिक डाइवर्सिटी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पाठों की संख्या सीमित होनी चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश होना चाहिए। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए अपना। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विधागत विविधता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हैव थीमेटिव डाइवर्सिटी, उसमें थीमेटिव डाइवर्सिटी होना चाहिए, विविधता होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग तरह के उसमें चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पाठ्य पुस्तकों को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न। पाठ्य पुस्तकों को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होने चाहिए? क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट बुक शुड बी। ऑप्शन है आपके स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए, पाठ्य की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, पाठ में दिए गए तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, या फिर लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। जल्दी से चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए और अपना आंसर दीजिए। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। पाठ में जो भी विषय वस्तु होते हैं वो चूंकि एक टेक्स्ट बुक में कोई भी चीज़ें संक्षिप्त रूप में लिखी होती है, ठीक है, सीमित रूप में लिखी होती है, तो पाठ्य पुस्तकों को आधार बनाकर पूछे, अगर कोई टीचर पाठ्य पुस्तक को ही आधार बनाकर क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए जिसका उत्तर इस तरह से होना चाहिए कि वो पाठ्य पुस्तक में जो भी विषय वस्तु हो उसका विस्तार करे, उसको विस्तारित रूप से बच्चों को समझने में मदद करे, हेल्प करे। अगर बच्चों से बनता है तब भी ठीक है, अगर नहीं बनता है तो टीचर उसको इस तरह से समझाए कि जो भी चीज़ें बुक में दी गई हैं उनको बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण का क्या कार्य होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। करिकुलम कंस्ट्रक्शंस इज कंसिडर्ड टू बी एक नियमित कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है। यानी पाठ्यचर्या निर्माण क्यों किया जाता है? क्योंकि ये पाठ्यचर्या निर्माण जो है एक नियमित कार्य है। पाठ्यचर्या निर्माण एक विशेषज्ञता का कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य है, या फिर एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन पढ़ के अपना आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो आपका हो जाएगा एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य है। पाठ्यचर्या निर्माण क्या है? एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य है, यानी कि पाठ्यचर्या का निर्माण बहुत ही विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए, जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ही पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पाठ्यचर्या, जो पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है उससे रिलेटेड कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ फिर से नहीं है पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू करिकुलम। ऑप्शन है आपके पाठ्यचर्या का संबंध उस समस्त पाठ्यवस्तु से है जो किसी शैक्षिक संस्था में पढ़ाई जानी है। ऑप्शन नंबर बी है पाठ्यचर्या का क्षेत्र व्यापक होता है। ऑप्शन नंबर सी है पाठ्यचर्या विभिन्न अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पाठ्यचर्या आदेशात्मक होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पाठ्यचर्या विभिन्न अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ये इसका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ नहीं है पूछा गया है, इस वजह से ये इसका सही जो है रिलेशन इसका नहीं है। बाकी के 3 जो हैं उसके सही रिलेटिव हैं कि पाठ्यचर्या का संबंध उस समस्त पाठ्य वस्तु से है जो किसी शैक्षिक संस्था में पढ़ाई जाती है, और है पाठ्यचर्या का क्षेत्र व्यापक होता है, और है पाठ्यचर्या आदेशात्मक होता है। इसके अलावा ये जो सी नंबर है वो इसका सही आंसर, मतलब कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रेडियो में निबंध में रेडियो के लाभ हैं। ठीक है, निबंध में रेडियो के क्या लाभ हैं? द एडवांटेजेस ऑफ रेडियो इन द एसे आर। तो रेडियो के आपको पता होगा एक लर्निंग एड है, ठीक है, लर्निंग मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। तो रेडियो, निबंध में रेडियो के क्या लाभ हैं? ऑप्शन सही आंसर पे आपको टिक लगाना है। ऑप्शन आपके रेडियो द्वारा एक ही समय में कम व्यय करके अधिक से अधिक लोगों को जागृत किया जा सकता है। ऑप्शन बी है शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ यह प्रसारण छात्रों का मनोरंजन करने में भी सहायक है। ऑप्शन नंबर सी है रेडियो प्रसारण से अध्यापक और छात्र दोनों ज्ञान प्राप्त करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों राइट होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही रेडियो के लाभ हैं। ठीक है, कक्ष में अगर रेडियो का यूज़ किया जाता है तो ये तीनों लाभ देखने को मिलते हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नाटक, भ्रमण आदि है, ड्रामा, टूर, ईटीसी। तो यहाँ पर नाटक, भ्रमण आदि क्या चीज़ें हैं ये आपको बताना है। क्रियात्मक साधन है, त्रिआयामी साधन है, प्रक्षेपित साधन सामग्री है, या फिर ग्राफिक सामग्री है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्रियात्मक साधन, यानी कि फंक्शनल टूल। क्रियात्मक साधन जिसमें कुछ क्रियाएं की जाती हैं स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, तो नाटक और भ्रमण ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे साधन हैं लर्निंग के या फिर टीचिंग के जो कि क्रियात्मक साधन है, जिसमें छात्र हिस्सा लेते हैं, जिसमें खुद स्वयं छात्र हिस्सा लेते हैं, कुछ क्रियात्मक चीज़ें करते हैं। नाटक में उनको नाटक प्ले करना होता है, भ्रमण में वो खुद भ्रमण के लिए जाते हैं चल करके। ठीक है, ये नाटक और भ्रमण जो है क्रियात्मक साधन यानी कि फंक्शनल टूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया है कि श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है? ऑडियो विजुअल मटेरियल। ठीक है, ऑडियो विजुअल जो मटेरियल होता है उनसे रिलेटेड इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? अवबोध में सुविधा प्रदान करती है। अवबोध यहाँ पर अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती है, अधिगमकर्ता की धारणा शक्ति को बढ़ाती है, या फिर उपर्युक्त सभी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में इसके ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो फैसिलिटेट्स परसेप्शन, हेल्प इन डेवलपिंग द परसेप्शन ऑफ द लर्नर, इंक्रीजिंग द परसेप्शन पावर ऑफ द लर्नर, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर 3 ऑप्शन में परसेप्शन की बात की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। ठीक है, लेकिन हिंदी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अवबोध दिया हुआ है, और ये पुराने जो पिछले क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से लिए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इस पर ऑप्शन पर आप डाउट भी नहीं कर सकते। तो अवबोध में सुविधा प्रदान करना, और यहाँ पर एक प्रत्यक्षीकरण दिया है, और यहाँ पर धारणा शक्ति दी हुई है। तो ये 3 अलग अलग वर्ड दिए गए हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब आप देखेंगे तो तीनों एक ही वर्ड है, परसेप्शन। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कहा हुआ था कि अंग्रेजी के वर्ड पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हिंदी के वर्ड बदल जाते हैं सेंटेंस के हिसाब से, लेकिन अंग्रेजी में वो वही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसलिए होगा क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं श्रव्य दृश्य सामग्री से रिलेट करते हैं और सही हैं। कौन कौन से? अवबोध में सुविधा प्रदान करती है, अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती है, अधिगमकर्ता की धारणा शक्ति बढ़ाती है। इस वजह से ये तीनों सही होने की वजह से आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि आत्म संप्रेषण को कहते हैं, आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं? सेल्फ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। सेल्फ कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? आत्म संप्रेषण, आपने कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में है और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि आत्म संप्रेषण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, या फिर अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। इन दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, वो अभी मैं बाद में अभी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। ठीक है, इंग्लिश में ऑप्शन देख लीजिए, इंट्रापर्सनल है एक, ठीक है, यहाँ पर इंट्रापर्सनल है और ये जो है इंटरपर्सनल है। तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? तो अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक में क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र से बाहर की बातें, अलग अलग देशों के बीच की बातें जो होती हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से अंतर्वैयक्तिक होता है, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच की जो बातें होती है वो अंतर्वैयक्तिक होता है। लेकिन अंतःवैयक्तिक क्या होता है? जब एक व्यक्ति अंदर ही अंदर कुछ बातें करता है, जैसे यहाँ आत्मसंप्रेषण की बात की गई है, उसका एग्जाम्पल मैं देके बता रहा हूँ कि आत्मसंप्रेषण, खुद से वो संप्रेषण करता है, खुद से कम्युनिकेशन करता है, अपने अंतरात्मा से वो बातें करता है, ठीक है, कम्युनिकेट करता है, वो होता है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी जब एक दूसरे से बातें करता है, अलग व्यक्तियों से बातें करता है, वो आपका हो जाता है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। तो आई होप इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। तो कुछ इतने क्वेश्चन थे जो आज हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों के कितने मार्क्स आए ईमानदारी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर आप लोगों ने लास्ट तक ये वीडियो देखा है तो आप लोग जो है पूरी अच्छी तरह से समझ सके होंगे कि आपके सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पूरी तरह से सिलेबस जो है EMRS के अकॉर्डिंग रेडी किया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग के नंबर कम आते हैं तो दुखी होने की बात बिल्कुल नहीं है, अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत कीजिए आप लोग, तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।